नमस्कार मित्रों, आप सबका क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अ, भारत के नहीं पूरे विश्व में ताप के अनुसार कौन कौन से क्षेत्र हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि ये हमारी अगर पृथ्वी है, थोड़ा बहुत अगर रफली देखा जाए, ये अगर हमारी पृथ्वी है मतलब ग्लोब है, ठीक, तो मान लीजिए यहाँ हो गया हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहते हैं। यहाँ हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। ठीक, दक्षिण। इस क्षेत्र में हम लोगों ने कल देखा था कि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, जिसके कारण इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अगर यहां से थोड़ा सा देखा जाए तो फिर हम लोगों ने बांटा था 66.5 डिग्री, है ना। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर करता हूं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं? 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं आर्कटिक, और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक, दक्षिण। ठीक, तो इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत थोड़ी तिरछी पहुंचती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये भी हमारा शीत कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। ठीक, अब यहाँ पे इस क्षेत्र को हम लोगों ने देखा था कि ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, कि इसमें बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं होता है, लेकिन इसमें भी हम दो पार्ट कल बांटे थे। एक है 45 डिग्री तक, 23.5 से 45 डिग्री तक उत्तर, और यहाँ पे भी 23.5 से 45 डिग्री दक्षिण। ये वाला क्षेत्र उष्णकटिबंध के नजदीक है, जिसके कारण इसमें टेम्परेचर क्या होगा, मतलब थोड़ा सा इसकी तुलना में ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा गर्मी पड़ेगी और ठंडी थोड़ी अपेक्षाकृत कम होगी। यहाँ पे शीत कटिबंध के नजदीक होने के कारण यहाँ पे थोड़ी ठंडी ज्यादा पड़ेगी गर्मी की तुलना में। ठीक, तो इसको हम लोग बांटते हैं उपोष्ण कटिबंध के नजदीक होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध के नजदीक होने के कारण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और ये वाला हुआ शीत के नजदीक होने के कारण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंध को ही दो भागों में बांटते हैं, एक है उपोष्ण और एक है शीतोष्ण। तो इधर भी हम लोग लिख लेते हैं उपोष्ण और शीतोष्ण। ठीक, तो हमने देखा कि 23.5 डिग्री, मतलब अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो मकर रेखा से कर्क रेखा तक, ये हुआ मकर रेखा, ये हुआ विषुवत रेखा, और ये हुआ कर्क रेखा। तो मकर रेखा से कर्क रेखा तक का जो क्षेत्र है ये कहाँ है? उष्ण कटिबंध में है। ठीक, अब कर्क रेखा से इधर 45 डिग्री और इधर मकर रेखा से 45 डिग्री, ये दोनों जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध, क्योंकि इसकी तुलना में थोड़ा सा यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा, कम होगा, तो यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी इसकी तुलना में अधिक पड़ेगी। ये वाला क्षेत्र इसके नजदीक है तो थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा अधिक पड़ेगा, इसलिए शीतोष्ण लिखे हम। उपोष्ण माने उप उष्ण, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लेकिन ठीक ठाक गर्मी। तो ये वाला क्षेत्र फिर यहां से हम लोगों ने देखा कि 66.5 डिग्री से उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, और 66.5 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव तक ये जो क्षेत्र है ये शीत कटिबंध का क्षेत्र है। ठीक, तो शीत कटिबंध का क्षेत्र ये हो गया, शीतोष्ण का ये हो गया उपोष्ण और उष्ण। यहां से भी उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण और शीत, ये चार क्षेत्र हम लोगों ने बांट लिया। अब इतना हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोगों को देखना है कि भारत का जो भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भारत की स्थिति कहां है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं, आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जब आप भारत का भूगोल, भारत का नक्शा आप देखें, अगर ऐसे थोड़ा बहुत हल्का रफली बनाया जाए
ये थोड़ा सा ऐसे, ठीक। ये और नीचे ऐसे आके थोड़ा सा भारत का नक्शा खींचना सीख लीजिए आप सब, एक रफली ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। मान लीजिए हमारा भारत है, भारत के एकदम मध्य से यहां से आप देखेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कि हम कह सकते हैं कर्क रेखा गुजरती है। तो ये हो गई हमारी कर्क रेखा। अब प्रश्न उठता है कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो भारत को अक्षांशीय दृष्टिकोण से हमने देखा कि यहाँ पे एक हमारा छोटा सा देश है बगल का पड़ोस श्रीलंका, ठीक। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसका मतलब क्या है कि भारत, हमने अभी पढ़ा है कि कर्क रेखा से नीचे वाला क्षेत्र किस कटिबंध में आता है आपके दृष्टिकोण से, उष्ण कटिबंध के। कर्क रेखा से ऊपर माने 23.5 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर तक ये वाला जो क्षेत्र आता है किस क्षेत्र में आता है, उपोष्ण कटिबंध में। तो भारत का दक्षिणी भाग ये वाला उष्ण कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध में है, जबकि जो उत्तरी भाग है वो है उपोष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में। अब बिहार थोड़ा सा देखा जाए तो बिहार का पूरा उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो मैं आशा करता हूं कि शायद आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये वाला जो क्षेत्र होगा, अब इसमें सूर्य की लंबवत किरणें पड़ेंगी और यहाँ पे थोड़ा सा इसकी तुलना में टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा पड़ता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत मतलब इसकी तुलना में देखा जाए तो थोड़ा कम रहता है। अब ये थोड़ा सा हम देखें कि भारत कितना से कितना डिग्री अक्षांश के बीच में है और कितना से कितना डिग्री देशांतर के बीच में है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का और देशांतरीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या है कि भारत कहां से कहां अक्षांश के बीच में स्थित है पूरे विश्व में, ठीक। तो थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं। आप अगर भारत की मुख्य भूमि को दें तो सबसे पहले तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, ये कल देख लिए थे हम लोग पिछले क्लास में। उत्तरी गोलार्ध में है मतलब विषुवत रेखा के ऊपर है कि नीचे, तो विषुवत रेखा के हम लोग कहां हैं, लगभग ऊपर है। ये हुआ हमारा विषुवत रेखा, ठीक। नीचे थोड़ा सा 1 मिनट हो सकता है कि ये कैमरा में ना आ रहा हो, मैं 1 मिनट कोशिश करता हूं। ठीक, अब शायद आपको दिख रहा होगा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है नीचे। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से हम लोग ऊपर हैं तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, 0 डिग्री से अक्षांश रेखा से नीचे होते तो दक्षिणी गोलार्ध में होते। अब भारत की जो मुख्य भूमि है ये यहां से, भारत की मुख्य भूमि यहां से शुरू होती है और ये वाला जो क्षेत्र है यहां से हमारा अक्षांश अगर शुरू हो तो ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से यहां से शुरू होता है और ऊपर कहां तक 37 डिग्री। यहां अगर ऐसे देखा जाए तो ऊपर कितने अक्षांश, कितना डिग्री अक्षांश है ऊपर, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, मतलब इसी अक्षांश के बीच में है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। 1 मिनट, चलिए स्पष्ट दिख रहा है। अब यहां पे अगर देशांतर के दृष्टि, तब थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं। अब भारत एक परिचय जो कल लिख रहे थे उसमें अब डाल दीजिए। अगला जो टॉपिक है हम लोग का भारत का विस्तार, भारत का विस्तार हेडिंग बना करके इसमें आपको लिखना है अक्षांशीय विस्तार।
अक्षांशीय विस्तार। अगर आपके पास एटलस है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, नहीं है तो एक ले लीजिए, खरीद लीजिए ये वाला एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। अब 4th एडिशन आ गया होगा, मेरे पास 3 एडिशन 3rd एडिशन है। इसमें जब आप भारत का नक्शा खोलेंगे, ठीक, तो भारत का जब आप नक्शा खोलेंगे देखेंगे तो ये ऐसा मानचित्र आएगा। यहां पे लिखा है इंडिया पॉलिटिकल, यहां पे लिखा है इंडिया फिजिकल, दिख रहा है ना, इंडिया फिजिकल, और यहां पे इंडिया पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल का मतलब जो मैन मेड चीजें हैं उसको इसमें दिखाते हैं, जैसे स्टेट हो गया, कोई राज्य हो गया, जिला हो गया, कोई स्थान का नाम हो गया, तो इसमें हम पॉलिटिकल मैप में दिखाते हैं। जबकि जो नेचुरल चीजें होती हैं गॉड गिफ्टेड, तो नेचुरल चीजों को हम लोग फिजिकल मैप में दिखाते हैं, भौतिक मानचित्र में, जैसे पहाड़ दिखाना हो, कहाँ की स्थलाकृति कैसी है, पठार दिखाना हो, मैदान दिखाना हो, तो इन सब चीजों, इसमें रंग का अपना महत्व होता है, इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता है, इसको थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। लेकिन अब भारत का नक्शा आप देखेंगे तो ये हुआ कर्क रेखा। कर्क रेखा यहां से अगर देखा जाए तो कर्क रेखा यहां से ऐसे गुजर रही है। अब आप देख लीजिए कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजर रही है। गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान में है, स्पष्ट नजर आ रहा होगा, गुजरात, राजस्थान, आप एटलस लेके बैठे होंगे मेरे हिसाब से, मध्य प्रदेश, उसके बाद थोड़ा सा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आता है कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर सजाइए, तो पश्चिम से पूरब की ओर आए तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर इधर से देखा जाए तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी थोड़ा सा है और गुजरात। तो कर्क रेखा भारत के इन राज्यों से गुजरती है, ठीक। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मुख्य भूमि का। भारत का अक्षांशीय विस्तार हम लिख रहे हैं मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य यहां डाल दीजिए, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। तो मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर माने नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यहां तक हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार मतलब हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच में हमारा भारत जो है स्थित है। अब आते हैं इस प्रश्न पे कि मुख्य भूमि तो हो गया, लेकिन मुख्य भूमि ही केवल भारत का हिस्सा थोड़ी है। यहाँ पे हमारे पास 2 द्वीप समूह हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे इधर लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है, और यहाँ पे लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। तो बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है थोड़ा इससे और नीचे आ जाता है, तो 2 डिग्री नीचे आ जाता है, वो हो जाता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 डिग्री और नीचे आ जाएगा। अब लिखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो 2 डिग्री और नीचे यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री ऊपर तो वही है, वहीं तक हमारा भारत है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। आशा करता हूं समझ में आ रहा हो। ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि हमारा ये है, और द्वीप समूह को अगर शामिल कर लिया जाए तब हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4-5 मिनट भी कहीं कहीं बुक में मिला होगा आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब अगर हम लिखें भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना होगा? भारत का अक्षांशीय विस्तार ये होगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि भारत हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी पार्ट है, ठीक है। तो उसको हम शामिल करते हुए अगर ले, द्वीप समूह को शामिल करते हुए ले, तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। अगर केवल मुख्य भूमि आपसे पूछे तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट से। आशा करता हूं समझ में आ रहा। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको अगर देखा जाए और देशांतर का अगर थोड़ा देखा जाए, देशांतर, तो देशांतर इधर गुजरात से होकर ऐसे निकलता है। देशांतर रेखा तो हम ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण की ओर हम देशांतर रेखा खींचते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर हम अक्षांश रेखा, सॉरी हाँ जी, पूरब से पश्चिम की ओर देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा खींचते हैं। तो ये हो गया हमारा
देशांतर रेखा, ये सारी देशांतर रेखाएं ऐसे हम खींचेंगे तो हम देखेंगे कि कहां से कहां के देशांतर के बीच में भारत लाई कर रहा है, स्थित है। तो इधर अगर शुरू करें तो 68 डिग्री, ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूरब। पूरब का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, चूंकि ये हमारा अगर देशांतर रेखा तो इधर वाले गोलार्ध को हम पूर्वी गोलार्ध करते हैं, इधर वाले गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध करते थे, पीछे हम बात किए हैं। इधर हम पूरब लिखते हैं और इधर पश्चिम लिखते हैं। तो अगर हमको इधर 15 डिग्री दिखाना होगा इधर, तो हम लिखेंगे 15 डिग्री पूरब, इधर को दिखाना होगा तो 15 डिग्री पश्चिम। तो इसीलिए अंतर करने के लिए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री यहाँ पे अगर भारत का पूर्वी भाग देखा जाए तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। भारत का देशांतरीय विस्तार यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे, आप हेडिंग बना लीजिए सब। यहां पे अगर देखा जाए तो यहां ऐसे खींचा जाए तो देशांतर हमारे कहां से कहां के बीच में है, तो 97 डिग्री 25 मिनट कहां, पूरब, 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। अगर ऊपर कैमरे में नहीं आ रहा होगा तो यहां से लिख दे रहा हूं 97 डिग्री 25 मिनट पूरब। ठीक, यहां पे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये देशांतर के बीच में हमारा भारत है। और अक्षांश कहां से कहां तक, 8 डिग्री, अगर मुख्य भूमि का लिया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और पूरे भारत का देखा जाए द्वीप समूह को शामिल करते हुए तो 6 डिग्री से 2 डिग्री, ध्यान में रखना 2 डिग्री नीचे और निकल जाता है हमारा भारत। तो ये हमारे भारत का विश्व में स्थिति है कि हम लोग इतना से इतना डिग्री अक्षांश और इतना से इतना डिग्री देशांतर के बीच में मतलब स्थित है हमारा भारत। अब इसमें अगर आप देखें, एक मिनट जरा बाजा बज रहा है, सॉरी, आज हमारे राज्य का चैती छठ है। बिहार में चैती छठ और कार्तिकी छठ दोनों अच्छे से मनाया जाता है, तो बगल में खुशी का त्यौहार है तो लोग बाजा वाजा भी बजाते हैं। उसके लिए आप सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि जो हमारा अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। ये ध्यान में रखना कि पूरब और उत्तर, ये ध्यान में रखना है कि हम लोग पूर्वी गोलार्ध में है, इधर से उत्तरी गोलार्ध में है। अब इसका सबसे बड़ा चीज ये तो आपके पास एक तथ्य हो गया, इससे आपको क्या निष्कर्ष निकालने हैं। निष्कर्ष सबसे जरूरी है कि इससे आप क्या समझ रहे हैं कि हाँ इतना विस्तार में हम लोग हैं तो इसका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले इसको लिखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। ठीक, तो देशांतरीय विस्तार हो गया। अब एक चीज आप यहीं पे और नोट कर लीजिए, अब देखेंगे कि यहां पे अगर अंतर इन दोनों का देखा जाए कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट में अंतर कितने डिग्री का है, तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में पूछता है कि हमारे देश में जो अक्षांशीय विस्तार है उसका अंतर कितना है। तो 68 डिग्री से 97 डिग्री जब आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, लगभग में मान के चलते हैं कि लगभग में 30 डिग्री आएगा, 29 डिग्री समथिंग, तो 30 डिग्री हम लोग मान के चलते हैं। और देशांतरीय विस्तार भी अब जब देखिएगा तो यहां से अगर लिया जाए लगभग, अगर 8 डिग्री से आप लेते हैं तो ये भी लगभग 29 समथिंग आएगा। अगर 6 डिग्री से आप लेते हैं तो 31 समथिंग आएगा। तो इसको भी देखते हैं देशांतरीय विस्तार, सॉरी अक्षांशीय विस्तार में भी। अक्षांशीय विस्तार में भी 8 डिग्री से जब 37 डिग्री घटाइएगा या 6 डिग्री से 37 डिग्री, तो ये भी लगभग 30 डिग्री के बराबर, 30 डिग्री के आसपास ये भी आएगा। तो हमने देखा कि भारत में अक्षांशीय विस्तार का अंतर भी 30 डिग्री लगभग के मैं बारे में बात कर रहा हूं, और देशांतरीय विस्तार में भी लगभग का कितने का अंतर है, 30 डिग्री का। अब इसका प्रभाव देखना है, यानी कि हमने अब आपको बता दिया कि ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र क्या होगा, उष्ण कटिबंध में होगा, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में होगा। अब इसका अर्थ आप क्या लगाते हैं कि इधर गर्मी अधिक पड़ेगी, इधर गर्मी अधिक पड़ेगी तो वर्षा। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे गर्मी अधिक है तो वर्षा भी अधिक होगी, इसमें वर्षा के वितरण में और भी चीजें समझते हैं हम लोग, जलवायु वाले टॉपिक में हम समझेंगे।
लेकिन हाँ, ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे गर्मी अधिक होगी वहां पे वर्षा भी थोड़ा अधिक होता है, और जो वनस्पतियां होती हैं, जो कृषि होता है, उसी के अनुसार जो हमारा वेशभूषा, पहनन पोशाक। अब मान लीजिए कि आपके ही बुक में लिखा हुआ है कि जहाँ केरल का किसान थी नंगे बदन लुंगी पहने खेती करता है, धान की खेती करता है, वहीं पे भारत में हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है वहां पे लोग ठंड से ठिठुर रहे होंगे। अब इसका अंत, इसका मुख्य इसका अर्थ समझिए कि हमारे यहाँ भारत में इतनी विविधता है कि यहाँ पे, जहाँ पे भारत के दक्षिणी भाग में किसान ऐसे ही नंगे बदन लुंगी पे धान की खेती कर रहे होंगे, कृषि कर रहे होंगे, यहाँ का पहनन पोशाक थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ पे पहनन पोशाक थोड़ा सा अलग होगा, खान पान अलग होगा, यहाँ पे जो वनस्पतियां होंगी थोड़ा सा अलग होगा, यहाँ की संस्कृति अलग होगी, इधर की संस्कृति अलग होगी। हमारी पूरी संस्कृति पे जलवायु का प्रभाव है। महात्मा गांधी का एक क्लास 12th में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पढ़ना है, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा लाइन लिखा है, इंग्लिश के बुक में है, कि जो भी कल्चर होती है वो सारा का सारा उस पे प्रभाव जो होता है जलवायु का होता है, क्लाइमेट का होता है। ठीक, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा डिस्क्राइब किया है। कभी अगर समय मिले तो थोड़ा मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ें। 12वीं कक्षा के, बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, महात्मा गांधी का उस पर विचार किया है। तो कोई भी संस्कृति जलवायु से ही निर्धारित होती है। तो यहाँ भी हम भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ताप का क्या प्रभाव है हमारे देश पर। तापमान के कारण इधर का क्षेत्र और इधर का क्षेत्र, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में क्या अंतर है, पहनन पोशाक, खान पान, रहन सहन, सब चीज। अब देखिए दक्षिणी भारत के लोगों को, दक्षिण भारत के लोगों का मुख्य जो खाना होगा उसमें थोड़ा सा लिक्विड वाला ज्यादा चीजें रहती हैं, क्योंकि वहां पे गर्मी ज्यादा है तो थोड़ा सा पानी की मात्रा ज्यादा है। अपने यहाँ भारत में देख लीजिए, सॉरी उत्तरी भारत में, सॉरी भारत तो दोनों है, हम लोग एक राष्ट्र हैं। उत्तरी भारत में अगर थोड़ा सा देख लिया जाए तो यहाँ का खान पान थोड़ा सा इससे अलग है। वहां पे इडली सांभर डोसा ये सब चीजें खाते हैं लोग। हम लोग यहाँ दाल भात ये सब चीजें चलती हैं, मुख्य भोजन यही है। तो अब अक्षांश का हमने प्रभाव देखा कि भारत पे अक्षांशीय दृष्टिकोण से क्या प्रभाव है, कि यहाँ पे गर्मी थोड़ी सी अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, इधर गर्मी थोड़ा सा अपेक्षाकृत कम होगा, बाकी सब चीजें भी इसी के अनुसार होंगी। अब देशांतरीय दृष्टिकोण से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग को कुछ और भी चीजें समझनी है, तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे देशांतरीय प्रभाव क्या है। अब थोड़ा सा एक दो चीजें और है, आप इसमें नोट कर लीजिए कि भारत का जो यहां से पश्चिमी से पूरब का जो इलाका है, यहां तक का जो दूरी है, ठीक, और भारत के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग कन्याकुमारी, इधर कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक का जो दूरी है वो कितना है, ठीक। तो ये वाला जो दूरी है गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है हमारा 2933 किलोमीटर, लगभग में 2933 किलोमीटर। और ये वाला जो दूरी है हमारा, ये है 3200, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं उष्णकटिबंध को, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब बताइए जहां भारत के उत्तरी क्या बोलते हैं, मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु और उत्तरी बिंदु के बीच का जो दूरी है 3214 किलोमीटर है। अब पूर्वी जो दूरी है, पूरब से पश्चिम के बीच का जो दूरी है 3933 किलोमीटर है। अब इसमें आप देखेंगे कि हिंद महासागर वाला ही हमारा पार्ट है। हिंद महासागर को हमारा, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय आकृति। भारत का ये वाला जो हिस्सा आप देखेंगे ये लगभग 3 त्रिभुज के आकार का है। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो 3 ओर से जल से घिरा हो, जो 3 ओर से, ऐसी भू आकृति जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक है, प्रायद्वीप। तो भारत का जो ये वाला हिस्सा हम देखेंगे तो ये भी इधर अरब सागर से घिरा है, अरब सागर। इधर जब हम देखेंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ठीक, और इधर हिंद महासागर है नीचे। तो हिंद महासागर के ही दोनों पार्ट हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इसको हम मान सकते हैं कि इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। अब इसमें थोड़ा सा देखा जाए कि ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये, इसको स्थलीय सीमा रेखा बोलते हैं। ऐसे पूरा जब आएंगे तो इसको बोलते हैं यहां से ऐसे, इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा रेखा। स्थलीय सीमा रेखा, तो स्थलीय सीमा रेखा की जो लंबाई है वो
हमारी कितनी है यहाँ तक, ये स्थलीय सीमा रेखा है। तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहाँ पे, तो आप थोड़ा सा लिखिए स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। अब बताइए यहां से ये जो पूरा हम आएंगे तो ऐसे घूमेंगे तो ये पूरा कितना लंबाई होगा, 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई, स्थलीय सीमा रेखा सीमा की लंबाई है हमारा 15,200 किलोमीटर। ठीक, अच्छा, अगर मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, तट कहते हैं जो समुद्र से जुड़ा होता है एरिया, उसको हम तट बोलते हैं। ठीक, जैसे नदी के ही नदी को ही हम क्या बोलते हैं, उसके किनारे को तट बोलते हैं। ऐसे ही ये वाला जो हमारा इलाका है ये, तो मुख्य भूमि का जो ऐसे मुख्य भूमि का जो तटीय लंबाई है वो कितना है। ठीक है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, अगर इसकी भी तटीय लंबाई को शामिल कर लिया जाए तो हमारे पास कितना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये मुख्य भूमि का दोनों का अगर देखा जाए तो 7500 के आसपास लगभग मान लेते हैं, 7500 किलोमीटर के आसपास दूरी है, 7514 किलोमीटर के आसपास कुछ। ठीक, एग्जैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिए आप, डाटा रटने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देख रहे थे, हाँ, अगर तटीय सीमा रेखा देखा जाए, केवल मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, तो ये लगभग 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर आसपास अप्रोक्स में आपको याद रखने हैं, ये नहीं कि 6100 किलो 7500 पॉइंट है इतना किलोमीटर, ये जरूरत नहीं है उतना, लेकिन हाँ अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। तो हमने देखा कि स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, पूरे तट रेखा और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को शामिल करते हुए जो तटीय लंबाई है हमारा 7500 किलोमीटर है। और केवल मुख्य भूमि, यहां से ये वाला केवल मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है ये कितना है, 6100 किलोमीटर लगभग। तो अब हमने देखा, कल हम लोगों ने देखा था भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों में कौन कौन से हैं, यहाँ पे एक देश है बहुत ही प्यारा सा अपना, नेपाल। इसको मैं मिटाता हूं, भारत के पड़ोसी देश भी यहीं पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा देश है नेपाल। अब क्वेश्चन पूछता है क्या, इंटर में ये क्वेश्चन पूछा था, आप लोग शायद बता पाए कि भारत के कौन से पड़ोसी देश है जो स्थल रुद्ध हैं। स्थल रुद्ध का मतलब कि जो चारों ओर से क्या बोलते हैं, स्थल से घिरे हो, भूमि से घिरे हो, लैंड लॉक कंट्री, स्थल रुद्ध देश हैं। यहाँ पे छोटा सा एक हमारा भूटान है। भारत के कौन से पड़ोसी देश हैं जो स्थल रुद्ध है, यहाँ पे हमारा ऐसा बांग्लादेश है, बांग्लादेश। अब आप ही बताइए, ऑप्शन था उसमें नेपाल, चीन, यहाँ पे ऊपर चीन है, आप एटलस में देखिए चीन है, इधर हमारा छोटा सा प्यारा सा देश है पाकिस्तान, और इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा भारत की सीमा सटती है अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। इतनी की सीमा भारत से सट रही है पड़ोसी देशों में। एक यहाँ पे श्रीलंका भी है और उसके नीचे मालदीव भी है, तो ये पड़ोसी देश है हमारे। लेकिन उसमें ऑप्शन था पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चीन, श्रीलंका और नेपाल। जो क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कौन सा, भारत के पड़ोसी देशों में कौन सा लैंड लॉक कंट्री है, मतलब स्थल रुद्ध देश है, तो चारों ओर से मतलब जमीन से घिरा हुआ। तो अगर भूटान देता ऑप्शन तो भूटान भी था हमारे पास, लेकिन ऑप्शन भूटान नहीं था, नेपाल था, चीन था, पाकिस्तान था और श्रीलंका था। तो श्रीलंका तो होगा नहीं, नेपाल तो पाकिस्तान तो होगा नहीं, तो बचा कौन, नेपाल। चीन तो उधर प्रशांत महासागर से सटता ही है, तो नेपाल है। अब भारत के पड़ोसी देशों में एक हमारा ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया, लैंडलॉक कंट्री है। अगले क्लास में हम बात करेंगे भारत का पॉलिटिकल मैप, वहां पे कौन कौन से राज्य हैं, किधर किधर कौन कौन से राज्य हैं, किन किन राज्यों की लंबाई जो है बगल के राज्यों से सटती है। तो अगला क्लास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में जो देशांतरीय विस्तार ये 30 डिग्री है लगभग, उसका क्या भारत में प्रभाव है। आज हम लोग अक्षांश को समझा। तो आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।